दुनिया में चल रहे आज के दौर में जब भी किसी नए प्राणी का जन्म होता है और जब वह अपने कदम इस पृथ्वी पर रखता है तो वह सब कुछ संतुलित और अपने अनुरूप पाता है। लेकिन जो संतुलन पृथ्वी पर आप देख रहे हैं, एक समय पर वो संतुलन तो दूर की बात है, यहाँ तक कि पृथ्वी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, लग्जरी टेल्स की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि करोड़ों साल तक चल रहे इवोल्यूशन ने कैसे दुनिया को इस दौर तक पहुंचाया और कैसे एक सिंगल सेल से पूरे मानव जाति का विकास हुआ। बात है आज से 6 करोड़ साल पहले की, जब पृथ्वी की भी फॉर्मेशन नहीं हुई थी। उस समय बस सूरज की फॉर्मेशन हुई थी और यूनिवर्स में बस सूरज का ही अस्तित्व था, वो भी पूरी तरह से एक आग का गोला जिसके चारों ओर धूल और कण की मौजूदगी थी। सूरज की ग्रेविटी के कारण ये कण हमेशा रोटेट करते रहते थे, जिसके कारण इनका एक दूसरे से टकराव भी होता रहता था। टकराव के चलते सदियों तक ये डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ते रहे और रोटेशन ने इनको एक गोला आकार शेप दे दिया। शेप पाने के बाद भी पृथ्वी एक आग सा दिखने वाला गुब्बार था जिसमें से लावा निकल रहा था और इसे अभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने में कई सारे प्रोसीजर से गुजरना था। जिस वक्त पृथ्वी अपना शेप ले रही थी उस वक्त ना ही पृथ्वी पर कोई एटमॉस्फेयर था और ना ही ऑक्सीजन, केवल नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस रिलीज हो रहे थे। लेकिन स्पेस में लगातार हलचल हो रही थी। इसी हलचल के चलते पृथ्वी पर आग के छोटे छोटे गोले यानी कि उल्का पिंड गिरने लगे। पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने और मौजूद गैसों के रिएक्शन के कारण पृथ्वी पर पानी की मात्रा इकट्ठी होनी शुरू हुई, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान 70 डिग्री तक कम हो गया। पानी की मात्रा में ही बढ़ोतरी के कारण पृथ्वी पर निकल रहे लावा पूरी तरह से शांत हो गए और लावा से निकल रही राख ठंडी होकर ठोस पत्थर का आकार लेने लगी। अब तक पानी की मौजूदगी से समंदर की संरचना हो चुकी थी और थोड़े समय बाद फिर से मेटेराइट यानी कि उल्कापिंड गिरना शुरू हुए। जब ये मेटेराइट समंदर के अंदर गिरे तो समंदर के अंदर रिएक्शन शुरू हो गए। इसी रिएक्शन के कारण पानी के अंदर जन्म हुआ पहले माइक्रोबियन लाइफ का, वो भी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के रूप में। सदियों तक इन सिंगल सेल वाले बैक्टीरिया ने अपनी तादाद बढ़ाई और अब इनको अपनी ही फॉर्मेशन से मल्टी सेल्यूलर बनना था। पृथ्वी पर चल रही इस इवोल्यूशन में समंदर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैस रिलीज होने लगे और फिर ये गैस पानी से बाहर एटमॉस्फेयर में मिलने लगे। ऑक्सीजन की मौजूदगी से वातावरण में तेजी से बदलाव होने लगा, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम थी। उसकी वजह ये थी कि पृथ्वी पर पेड़ों की मौजूदगी नहीं थी। अब धीरे धीरे अर्थ की भी रोटेशन स्लो हो गई थी और अब यहाँ पर जीवधारियों के सरवाइव करने जैसा माहौल बन चुका था। लेकिन अभी भी पूरी पृथ्वी बंजर जमीन थी क्योंकि पृथ्वी पर पेड़ों की कोई मात्रा नहीं थी। पेड़ों के न होने का सबसे बड़ा कारण सूरज से निकल रही अल्ट्रावायलेट रेस थी। लेकिन यह समस्या जल्द ही सुलझने वाली थी। पृथ्वी पर चल रहे गैसियस रिएक्शन ने एक पूरे लेयर का निर्माण कर दिया जिसे हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। ओजोन लेयर ने पृथ्वी पर पड़ रहे हानिकारक किरणों को रोका, जिसके कारण यहाँ पर वनस्पति, पेड़ पौधे इत्यादि अस्तित्व में आए। उधर पानी के अंदर मल्टी सेल्यूलर जीवों का उदय हो रहा था। इस तरह से वाटर बॉम्ब पानी के अंदर सबसे पहला जीव था। इस तरह से चल रही म्यूटेशन ने बहुत सारे स्पेसीज को रिप्रोड्यूस किया और ये सभी चीजें स्टार्ट हुई थी बस एक सिंगल सेल से। लाखों सालों तक पनप रहे स्पेसीज में अब एक ऐसे स्पेसीज का उदय हुआ जिसने पृथ्वी पर भविष्य में आने वाले जीवन को एक नई दिशा दी और वो थी मछली। मछलियों की सबसे पहली प्रजाति थी फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश। इस जीव के अंगों में काफी बदलाव था। इनमें आंख, मस्तिष्क, दांत, फेफड़े इत्यादि मौजूद थे। इसी जीव को मछली से लेकर पृथ्वी पर इंसानों तक का सफर तय करना था। अब धीरे धीरे मछली में भी ट्रांसफॉर्मेशन होता गया और इसके आकार और शारीरिक बनावट में काफी बदलाव आया और इसी तरह से पानी में एक बड़े जीव का निर्माण हुआ जिसे इस्थ्योस्थेगा कहा गया। इस्थ्योस्थेगा पानी में पनपने वाला पहला सबसे बड़ा जीव था। आकार में बड़ा होने के कारण इसे सांस लेने के लिए बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत थी, लिहाजा ये जीव पानी से बाहर आकर सतह पर विचरण करने लगे। धीरे धीरे इन जीवों ने पानी से बाहर जमीन पर निकलने का प्रयास किया, लेकिन जमीनी रहन सहन से इनका कोई वास्ता नहीं था, जिसकी वजह से दिन के समय में धरती पर पड़ रही सूरज की किरणों ने इनके शरीर को जलाना शुरू कर दिया और दूसरी वजह पैर ना होने के कारण ये मुश्किल से इधर उधर फिसल पाते थे। लेकिन धीरे धीरे इनमें भी बदलाव आया और इन्होंने खुद को जमीन पे रहने के अनुकूल बनाया। चल रहे इवोल्यूशन में इस्थ्योस्थेगा में बदलाव आया और फिर कैसिनेरिया अस्तित्व में आया। कैसिनेरिया वो पहला जीव था जो पूरी तरह से जमीन पर रहता था, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के कारण इनमें मजबूत स्किन के साथ साथ पैर और सेंसेस का भी विकास हुआ। कैसिनेरिया के बाद उनकी अगली प्रजाति रेप्टाइल्स के रूप में आई। रेप्टाइल्स ही वो प्रथम जीव था जिसने अपनी जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रजनन प्रक्रिया को अपनाया, जिसे हम सेक्स कहते हैं, क्योंकि रेप्टाइल से पहले के जीवों में प्रजनन अंगों की वृद्धि स्पष्ट रूप से नहीं हुई थी। इस प्रकार से रेप्टाइल्स ने प्रजनन के द्वारा अंडों को प्रोड्यूस किया और फिर अंडों से बच्चों को।
अब धरती पर स्तनधारियों का विकास तेजी से हो रहा था और स्तनधारियों की छोटी बड़ी बहुत सारी प्रजातियां उत्पन्न हुई। इन्हीं में से अब पृथ्वी के सबसे ताकतवर स्तनधारी जीव का उदय हुआ, जिसे हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। डायनासोर की बहुत सारी प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिनमें मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थीं। जो डायनासोर मांसाहारी थे वे काफी ताकतवर और खूंखार थे, वहीं जो शाकाहारी थे वे शांत रहते थे। उनकी कुछ प्रजातियां तो उड़ना भी जानती थी। डायनासोर की सबसे पहले विकसित होने वाली प्रजाति हेरोसोरस थी। डायनासोर के साथ ही दूसरे छोटे स्तनधारियों का भी विकास तेजी से हो रहा था, जिनमें रोडेंट और पेटाटोंग जैसे जीवधारी थे, जिन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन की नींव रखी। लेकिन अभी भी इस प्रक्रिया में काफी समय लगना था। इन स्तनधारियों का जीवन बहुत कठिन था, क्योंकि धरती पर बादशाहत डायनासोर की थी, जिसकी वजह से ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। ये बस भोजन की तलाश में ही बाहर निकलते थे। इस प्रकार ये छोटे स्तनधारी खुद की सुरक्षा तो कर सकते थे, लेकिन इन्हें अपने अंडों को सुरक्षित रखने में काफी दिक्कतें आने लगी। लेकिन पृथ्वी पर चल रहे इवोल्यूशन के कारण इन्होंने अंडों के बजाय बच्चों को जन्म देना ज्यादा बेहतर समझा। ये वही स्तनधारी जीव थे जिन्हें आज हम चूहों के रूप में जानते हैं। भले ही इनका आकार छोटा था, लेकिन डायनासोर के खौफ ने इन्हें काफी होशियार बना दिया था। वर्तमान में भले ही बादशाह डायनासोर्स की थी, लेकिन आने वाला भविष्य इन्हीं छोटे मैमल्स यानी कि स्तनधारियों के नाम लिखा जा चुका था, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ ऐसा होने वाला था जो कि डायनासोर के अंत के साथ ही यहाँ पर नए जीवन का आरंभ करता। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी एक एस्टेरॉइड लगभग 1000 प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ा। इस एस्टेरॉइड का आकार काफी बड़ा था और जब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी पर 20 हाइड्रोजन बम के जितना विस्फोट हुआ, जिसके कारण पृथ्वी की ऊपरी परत हवा में उड़ गई। जब ये जमीन के टुकड़े वापस आने लगे तो इनकी रफ्तार दोगुनी हो गई, जिसके कारण उड़ने वाले डायनासोर तो ऊपर ही मर गए और जमीन पर रहने वाले डायनासोर को आग में झुलसना पड़ गया, क्योंकि एस्टेरॉइड के गिरने के कारण वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसने कि पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। जिसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ सभी बड़े जीवधारी मारे गए और जो 5% आबादी बची वो आबादी थी छोटे मैमल्स की। इस महाविनाश ने पृथ्वी के स्ट्रक्चर को ही बदल कर रख दिया और पृथ्वी पर धूल और धुएं से अंधेरा छा गया। सूर्य की किरणों को यहाँ पर पहुँचना बेहद मुश्किल हो गया था। वनस्पति और पेड़ पौधे झुलस गए थे, जिसकी वजह से मैमल्स को अपना भोजन तलाशने में काफी दिक्कतें आने लगी। लेकिन वे छोटे जीवधारी थे, इसलिए कम भोजन में भी वे खुद को किसी तरह जीवित रख सके। और फिर समय के साथ धीरे धीरे पृथ्वी अपनी सामान्य अवस्था में आने लगी। यहाँ फिर से पेड़ पौधे उगना शुरू हुए और जीवों की और भी बहुत सारी प्रजातियों का उदय हुआ। इसी तरह से जीवधारियों में एवोल्यूशन होते गए और आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले बंदर की प्रजाति अस्तित्व में आई। लेकिन बंदरों की शुरुआती प्रजाति बाकी मैमल्स की तरह ही 4 पैरों पर चलती थी, क्योंकि इनके भोजन का स्रोत वनस्पति व फल था, जिसकी वजह से ये पेड़ पर रहते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने पेड़ पर उछल कूद करना व लटकना शुरू कर दिया, जिसके कारण इनकी शारीरिक बनावट में भी काफी चेंजेस आए। इस प्रकार इन्होंने अपनी ही शारीरिक क्रियाओं से खुद के शरीर को मजबूत बनाया, जिसकी वजह से ये 2 पैर पर खड़े भी होने लगे। इस प्रकार से बंदरों की ये प्रजाति थी पिरोलपिथेकस और ये अफ्रीका के क्षेत्र में रहते थे। सालों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल शुरू हुई। हलचल ने पृथ्वी के कुछ भूभाग को अलग कर दिया, जिससे कि महाद्वीपों का निर्माण हुआ। वहीं अफ्रीका के किलिमंजारो क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई, जिसे रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत श्रृंखला के खड़े होने से बारिश लाने वाली हवाओं में बाधा पड़ गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि अफ्रीका के जिस क्षेत्र में पिरोलपिथेकस रहते थे वहां पर सालों तक बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से वहां पर पेड़ सूखने लगे। अब इन बंदरों की पेड़ों से निर्भरता खत्म होने लगी और ये जमीन पर उतरने को मजबूर हो गए। पेड़ पौधे सूखने के कारण अब इन्हें छोटे जीवों का शिकार करना था ताकि इनका पेट भर सके, क्योंकि ये मांसाहारी जीव नहीं थे और ना ही इन्होंने कभी शिकार किया था। इसी वजह से इनकी शारीरिक बनावट भी सामान्य ही थी। भोजन के लिए इन्होंने ग्रुप में शिकार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार इनकी प्रजाति आर्डिपिथेकस एप्स में बदल गई, जो खुद के लिए भोजन और रहने के लिए घर तलाशने में माहिर हो गई थी। दूसरी तरफ इनकी एक्टिविटीज के कारण इनके शारीरिक बनावट में भी तेजी से बदलाव आ रहा था और अब ये खड़े होकर चलने लगे और ये सीधे देख भी पाते थे। लेकिन शिकार करने के लिए अभी भी इनके पास कोई मजबूत हथियार नहीं था और वे लकड़ी की ही मदद से शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे इनको यह अनुभव हुआ कि पत्थर लकड़ी से मजबूत वस्तु है और इसके इस्तेमाल से शिकार को अधिक चोट पहुंचाई जा सकती
सकती है। अब इन्होंने पत्थर से हथियार भी बनाना सीख लिया था और पत्थर के इस्तेमाल से इनके शरीर में भी मजबूती आने लगी थी। पत्थर से हथियार बनाने का काम होमो हेबिलिस ने किया था, लेकिन अभी भी ये कच्चा मांस ही खाते थे। पर पृथ्वी पर चल रही एवोल्यूशन के कारण इस समस्या का भी समाधान मिल गया। इन बंदरों की अगली प्रजाति थी होमो इरेक्टस और इनका दिमाग बाकी प्रजाति से अलग था और ये हमेशा कुछ अलग करने के फिराक में रहते थे। इसी प्रजाति ने आग की खोज की और मानव इतिहास में आग की खोज सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। अब ये मांस को कच्चा खाने के बजाय पकाकर खाने लगे और इन्हें भोजन को खाने और पचाने में एनर्जी भी कम लगानी पड़ती थी। अब ये अपने एनर्जी को मस्तिष्क के विकास के लिए खर्च करने लगे और इनके बौद्धिक स्तर में भी तेजी से बदलाव आया। पहले तो ये इशारों में ही कम्युनिकेट करते थे, लेकिन इनमें आवाज भी विकसित हो चुकी थी और ये धीरे धीरे बोलना भी सीख रहे थे। इस तरह से इन सभी प्रजातियों ने अपने एवोल्यूशन से खुद को कंप्लीट मनुष्य में बदल लिया और मनुष्य की यह प्रजाति आज के मानव होमो सेपियंस है। पृथ्वी की संरचना से लेकर आज तक न जाने कितने एवोल्यूशन हुए हैं और यह एवोल्यूशन आज भी जारी है। उम्मीद करते हैं कि लग्जरी टेल्स की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। साथ ही अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो इसे अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।